तो हम लोग पिछली क्लास में देखो क्या पढ़े थे। जो चार चार टॉपिक था ना, एक न्यूट्रिशन था, एक था रिस्पिरेशन था, एक ट्रांसपोर्टेशन था और एक एक्सक्रीशन था। और हम लोग उसमें डिटेल थोड़ा सा मतलब डिटेल नहीं पढ़े थे, बस ये समरी के फॉर्म में कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग अब उसको क्या करेंगे, अब आगे पूरे इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। जैसे न्यूट्रिशन जो था, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, हर प्लांट में और एनिमल्स में कैसे कैसे पाए जाते हैं, है ना। और वो चारों प्रोसेस जरूरी क्यों था, क्योंकि वो लाइफ में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर वो चारों में से कोई एक भी प्रोसेस रुक जाएगा तो पॉसिबल लाइफ नहीं था, है ना। इसीलिए हम लोग क्या उसको बोला गया था, लाइफ का प्रोसेसेस। अब याद करो पहला हम लोग क्या पढ़ा गया था, मतलब ये न्यूट्रिशन था पहला वाला, है ना। मतलब न्यूट्रिशन मतलब जब भी लाइफ चलती है लिविंग की तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, है ना। और एनर्जी मतलब हम लोग को कहाँ से मिलती है, हम लोग जैसे एनिमल्स बात करें तो कई कुछ खाते हैं तो एनर्जी मिलती है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, तो इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक कहलाए थे, है ना। हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे आज। और सुनो बात, जैसे कि हम लोग को जो एनर्जी देने का न्यूट्रिएंट्स है वो वही है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है ना। ये तीन है, एमिनो एसिड वो प्रोटीन में आएगा, एमिनो एसिड बोले हो वो प्रोटीन ही है ना। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन कुछ होते हैं ना, विटामिन और मिनरल्स, लेकिन तीन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। बात समझ रहे हो ना। तो हम लोग को अगर एनर्जी मिलेगी तो इन्हीं तीनों में से मिलेगी। अब कोई पत्थर तो खाएगा नहीं कि उसमें हमको एनर्जी मिल जाएगी, भले उसमें एनर्जी है लेकिन हमको उससे एनर्जी नहीं मिल पाएगी, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो हम लोग जो कुछ को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं उसी से हमको एनर्जी मिलेगी। बात समझ रहे हो ना। तो देखो पहला है न्यूट्रिशन में। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, न्यूट्रिशन टेक्स फूड यूटिलाइज करते हैं, मतलब अपने उसको किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। बात समझ में आ गई। अब बात आई कि नीड क्या होता है, न्यूट्रिशन का नीड क्या होता है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा तुम ध्यान सुनो। पहला चैप्टर जो लाइफ प्रोसेसेस है उसका एक लेक्चर कल पढ़े थे, कल तुम शायद एब्सेंट थे, है ना। तो उसका हम लोग पढ़े हैं, रिकॉर्ड है, उस भेजेंगे। और ये शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है, कल बस समरी हुआ था। तो पहला टॉपिक जो है लाइफ प्रोसेस का पहला आएगा न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन, अब उसके बाद नीड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की नीड क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, देखो ये ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी, द एनर्जी इज द सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स, organism need the various raw material for the growth and repair, these raw materials are provided the nutrient। बात समझ गए ना। मतलब हम लोग के बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है, एक तो ये, और जो ग्रोथ हो रही है एक तो वो, और जो बॉडी में कभी भी कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग होती है। जैसे मान लो कहीं पे चोट लग गया, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, वो रिपेयर होगा। और बेटा तुम लोग इसमें लिखने ध्यान मत दो, इसको जो इस पे लिखा है उसको मत लिखो अभी, क्योंकि ये चीज ना तुम लोग को हम देंगे, सब प्रिंटेड रहेगा। अभी इसमें क्या करना है कि तुम लोग को जो यहाँ पे लिखा है उसको नहीं लिखना है, जब हम करेंगे मान लो कोई एक्स्ट्रा चीजें तो उसको लिख लेना। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि ये सब जो लिखा है वो सब तुमको मिलेगा, ऑलरेडी लिखा हुआ। हो सकता है कल सर बोल देंगे दिलवा देंगे पूरा मैटर PDF, या अभी हम दे देंगे निकाल के, तो वो सब मिलेगा। तो इसको जो हम एक्स्ट्रा लिखेंगे हम उसको लिखना है, जो या बनाएंगे जो कोई डायग्राम। बस समझ गए ना, बस इसको समझो ध्यान से। अगर दिमाग में समझे रहोगे तो फिर कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं होगी। समझ गए ना। भाई तो न्यूट्रिशन क्या हुआ इसका मतलब समझे। अब नीड क्या पड़ा का, मतलब हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी में रिपेयर होता है, और हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को चलने के लिए या किसी भी एक्टिविटी करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, क्या बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल है ना। कहाँ गया, जो जितने भी रॉ मटेरियल है। अब वो रॉ मटेरियल से हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब होते हैं, है ना। मोस्टली क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और देखो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो हम लोग के लिए कार्बोहाइड्रेट है। हमसे किसको एनर्जी मिलती है, हमको कार्बोहाइड्रेट से, फिर फैट से, फिर प्रोटीन से। बस समझ आ रही है ना। तो इस तरह से हमको एनर्जी मिलती है। अब देखो, अब हमको आगे क्या पढ़ना है, इसमें इस पूरे प्रोसेस को पढ़ना है कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं,
मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, द मटेरियल विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब हम जिससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएंट। जिससे हमसे न्यूट्रिशन हमको मिलता है वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएंट्स। अब देखो ये जानते हो ये दो टाइप होता है, एक होता है माक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो ऐसा है कि जो मेरा मेन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा देखो किसको करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। सब क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन, बस समझ रहो ना। तो ये हमारा मेन है, इसीलिए क्या कहलाता है, ये माक्रो है ना, MACRO। और ये जो है ये इतना यूज इसका नहीं करते हैं। ये कैसा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये एक प्रकार का उसमें सपोर्ट करता है डाइजेस्ट करने में। तो ये क्या होला, जैसे विटामिन हो गए और बहुत सारे मिनरल्स हो गए। अब जैसे विटामिन से विटामिन A, विटामिन B, C है ना, D, K, ये सब विटामिन हो गया। और मिनरल में से मतलब कैल्शियम, बोरान है ना, फास्फोरस, सल्फर, जो भी हम लोग के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स यूज होता है ये मिनरल्स उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये माक्रो हो गया और ये क्या हो गया, माइक्रो हो गया। समझ गया बात को। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पे अगर हम लोग बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे वो दो टाइप के होते हैं, है ना। एक अपना फूड खुद बना लेते हैं और एक दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो जितने भी प्लांट, और प्लांट में अगर हम लोग बात करें, देखो अगर इसमें ग्रीन प्लांट बोलना क्या है, जरूरी है ना। तो जितने ग्रीन प्लांट हैं ये ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। क्योंकि जानते हो इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट है ना। और इसमें इस क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का क्या होता है, पिगमेंट होता है। और इसी पिगमेंट की वजह से ये सनलाइट को कैप्चर करके, सनलाइट नहीं कहेंगे, मतलब सनलाइट में जो एनर्जी मिलती है उसको कैप्चर करके क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें जो होता है, ये दिखा है सनलाइट है, एनर्जी। अच्छा एक बात और समझो, हम कल भी सच बताए थे, इस दुनिया में जितनी एनर्जी सब कहां से आई है, सन से। बस मैं ना, चाहे कहीं पे भी देख लो, कुछ भी जहां पे भी एनर्जी मिलेगी, जैसे कोई चीज जलता उसमें एनर्जी है, कोई चीज सड़ जाके कुछ भी एनर्जी निकलेगा तो एनर्जी उसमें है, तो कहां से आया है, सन से। बस समझिए ना। तो जहां भी एनर्जी आई है सन से आई है। और हम लोग के अंदर कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि हम लोग सन के एनर्जी को डायरेक्ट क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो कौन कर सकता है, प्लांट, क्योंकि उसका कलर कैसा है, पत्तियों का ग्रीन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। बात समझ गए ना। तो ये देखो, अब ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में ये करता क्या, देखो ये जो इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड का, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है और सनलाइट से आने वाली एनर्जी, और नीचे से मतलब वाटर से, सॉइल से क्या करता है, वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करता है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वाटर बनाता है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है ना। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अगर मान लो कभी आएगा कि इक्वेशन लिखना है फोटोसिंथेसिस का, बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और फिर ये मिला के सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनता है, वाटर, और ऑक्सीजन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ 12 हाइड्रोजन वाटर है, और यहाँ पे 6 वाटर और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है ना। ये बैलेंस करने, मतलब जितना कार्बन इधर है उतना इधर होना चाहिए। बस समझ रहे हो ना। तो अगर आएगा तो मान लो यही इक्वेशन लिखना पड़ेगा, कौन सा, ये पूरा जो दिया गया है ना। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिस वजह से ये लोग क्या कर पाते हैं। अब देखो एक बात सुनो ध्यान से, कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, अभी बता दें डिटेल में। देखो जब प्लांट जो होते हैं के
फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म देखा जाए तो ये है, और क्या निकलता है, ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब सनलाइट रहेगा, तो सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी, और ये जो बाहर ऑक्सीजन निकल रहा है ये ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगा। बात समझ गए ना। ऐसा कब देखता है, रात को, जब सन नहीं रहता अंधेरे में, तो इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन जानते हो प्लांट में फोटोसिंथेसिस तो होता है, इसके अंदर रिस्पिरेशन भी होता है, आगे मिलेगा, तो इस पे बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन भी होता है। तो जब इसमें रिस्पायरेशन होगा, तो रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म ये होता है कि ये CO2 का यूज करेगा, और सॉरी O2 का यूज करेगा, और क्या निकालेगा, CO2। तो प्लांट में रिस्पिरेशन हमेशा होता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल कब होगा, दिन में, क्योंकि उसको क्या चाहिए, सनलाइट। बात समझ गए ना। अब देखो, जो दिन में रिस्पिरेशन करता है प्लांट, CO2 निकालता है, तो अपने द्वारा निकाले गए CO2 को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसा फील नहीं होता कि प्लांट CO2 निकाल रहा है। फोटोसिंथेसिस में CO2 ज्यादा लगता है और रिस्पिरेशन में CO2 कम निकलता है। तो जितना निकला उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया, जो हम लोग CO2 निकालते हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया। फिर ये सब करने के बाद क्या कर दिया, O2 बना दिया, है ना। इसीलिए तो प्लांट जो है हम लोग को फूड के साथ साथ क्या देता है, ऑक्सीजन भी देता है, जिस वक्त हम लोग सांस ले पाते हैं। बस समझ गए ना। एयर को क्लीन करने में हेल्प करता है प्लांट, अगर प्लांट ना हो तो फिर एयर क्लीन नहीं होगा। अब देखो, अगर प्लांट जो होते हैं देखा जाए तो इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और O2 मान लो बाहर निकलेगा, कब, जब होगा फोटोसिंथेसिस। तो उस समय के अंदर अलग से ऑर्गन डेवलप नहीं है, जैसे हम लोग में नाक है, फिर जाएगा, फिर लंग्स है, फिर उससे एब्जॉर्ब होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसके पत्तियों में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पोर पाए जाते हैं, मतलब छिद्र, जो हमारे आंखों से हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो अगर ये जो दिखाई दे रहा है ये स्टोमेटा है, मतलब यहां से बहुत छोटा स्टोमेटा निकाल के इसको जूम करके दिखाया गया। बस समझ रहे हो ना। ये जो स्टोमेटा है, देखो ई वाले में देखा गया कि स्टोमेटा ओपन है, देखो ये खुला हुआ है ना इस वाला, तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं। और ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये वाले जो सेल है इस सेल को गार्ड सेल बोलते हैं। यही गार्ड सेल स्टोमेटा को क्लोज करने में और ओपन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। बस समझ गए ना। देखो अभी इसमें क्या है, ये स्टोमेटा खुला हुआ है और इसका स्टोमेटा क्या है, बंद है। ये स्टोमेटा कब खुलता है, जब उसको ऐसा लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाना है, या सनलाइट अंदर ले जाना है, या O2 अंदर ले जाना है, तब ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और जब इसको लगता है कि नहीं ले जाना चाहिए, जैसे मान लो शाम हो गया है, अब शाम के समय स्टोमेटा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जैसे खूब ज्यादा दोपहर है, एकदम दोपहर धूप, तब स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। खुलता क्या है, जैसे मान लो सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक स्टोमेटा बहुत अच्छे से खुलेगा, है ना। और फिर धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो दिक्कत है उसको कि ज्यादा टेम्परेचर जाएगा अंदर तो पानी इसका लॉस होने का डर रहेगा। बस समझ रहे हो ना। जब पानी लॉस होने का डर है तो स्टोमेटा क्या कर लेता है, अपना बंद कर लेता है। तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि स्टोमेटा कब खोलना है और कब बंद करना है। तो ये वाला कंडीशन क्या है, स्टोमेटा ओपन टाइप, और ये क्या है, क्लोज टाइप का स्टोमेटा का बात है। अब इसी से देखो, इसी से ऑक्सीजन अंदर भी जाएगा, समय आने पर CO2 बाहर भी आएगा, और O2 भी बाहर आएगा और CO2 अंदर भी जाएगा। और इसी से वाटर का लॉस भी होता है। जब मान लो अगर किसी भी प्लांट में पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से, तो उससे पानी लॉस होगा, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। बस समझ गए ना। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे भी देखने को मिलते हैं एडाप्टेशन में, कि जो ऐसे प्लांट होते हैं जहां पे पानी की बहुत कमी है, जहां पानी की बहुत कमी है, तो वहां के प्लांट अपने स्टोमेटा को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, जिससे कि उनका वाटर लॉस आसानी से न होने पाए, क्योंकि खुद ही पानी कम है, अब उसको बचाना भी है। अब उस पानी को बचाने के लिए वो अपने स्टोमेटा क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, है ना। जैसे तुम लोग देखो कैक्टस जानते हो, नागफनी, उसको जानते हो, उसकी पत्तियां मोटी होती है और उसके कांटे बन जाते हैं। तो
और वो देखा है तो उसके वो अपने स्टोमेटा सारा क्या खत्म कर दिया है, जिससे कि पानी के लॉस को क्या कर सकता है, रोक सके। और यही इसका उल्टा हो गया, मान लो कोई ऐसा प्लांट है जो पानी में पाया जाता है तो उसमें स्टोमेटा खूब ज्यादा रहेगा, उसको पानी कोई कमी नहीं है। अब पानी कोई कमी नहीं है तो पानी आओ और पानी जाओ, बात समझ गया ना। तो ये बात ही है, तो ये बात समझे। अब यहाँ पे कुछ बात समझो। अब दूसरा वो क्या था, ऑटोट्रॉफिक कैसे थे प्लांट। अब दूसरा क्या आएगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो जो दूसरों पर डिपेंड है ना, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम एनोदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, जैसे हम लोग क्या दूसरे पर डिपेंड है, अगर गेहूं चावल जो हम लोग खाते हैं और वो ना मिले तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कोई नॉन वेजिटेरियन से मान लो कोई कॉर्निवोर है, जैसे शेर है, अब उस शेर तो घास फूस नहीं खाएगा, वो दूसरे एनिमल को खाता है, तो वो तो ऑर्गेनिज्म है, तो या तो दूसरे एनिमल को खाए या तो प्लांट को खाए। अगर दूसरे पे नहीं मिलेगा उसको खाने तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। इसको क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉफिक। अब ये ऑर्गेनिज्म अदर देन द ग्रीन प्लांट, देखो ये ग्रीन प्लांट को छोड़ के एंड ब्लू ग्रीन एल्गा जैसे ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा फॉलो द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगर जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो सारे तो अपना भोजन खुद बना लेगा। एक होता है एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ साइनोबियोटिक इसको बोलते हैं, सही बात। ये क्या करता है, अपना भोजन खुद बना लेता है। तो ये सब किस में आएंगे, ऑटोट्रॉफ में। लेकिन ह्यूमन बींग बाकी और जितने भी एनिमल सब किस में आएंगे, हेटेरोट्रॉफ में। बस समझ। अब देखो आगे, अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू नहीं सॉरी 3 टाइप है। देखो एक आएगा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक क्या आएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक आएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो पहला है सेप्रोफिटिक। कोई कभी सुना था सेप्रोफिटिक, तुम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ बारे में पढ़ोगे ना। जो सड़े गले चीजों को खाता है उसको सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना, सुने होंगे कहीं ना कहीं। मतलब जो जैसे मान लो वो मशरूम जानते हो, मशरूम वो ऐसे स्थान पाया जाता है जहां पे कुछ ही फेंक दो सड़ गल जाए, वहां मशरूम उगता है। जो एक होता है, तुम लोग नाम सुने हो फंजाई, फंगस जिसको बोलते हैं, इसे अचार में फंगस लग जाता है, रोटी बहुत देर तक तो फंगस लग जाता है ना। मतलब जब वो सड़ने गलने लगता है तो उसमें लग जाते हैं। तो जो सड़ी गली चीजों को खाता है उसको क्या बोलते हैं, उस टाइप का मोड ऑफ को सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बस समझ गए। अब देखो, अब इसको हम तीनों को हम लोग पढ़ते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, द ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल देखो इसका क्या है, फंगस लाइक ब्रेड मोल्ड, ये भी फंगस है, ईस्ट, और ये मशरूम्स है ना, और इंसेक्ट कुछ होते हैं जैसे हाउस फ्लाई, ऑल द डीकंपोजर, ये सारे क्या होते हैं, ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बस समझ रहे हो ना, क्या शो करते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इससे एग्जांपल देखो, जो ये ब्रेड मोल्ड है, ये ईस्ट है, ये, और पहले इन दोनों को देखो। जैसे मान लो रोटी को बहुत देर तक रख दो, कुछ दिन तक, उसमें धीरे धीरे या तो ब्लैक कलर का या तो व्हाइट कलर का बहुत सारा लग जाता है। तो वही फिर धीरे धीरे रोटी को क्या करता है, धीरे धीरे खत्म करके उसको खराब कर देता है पूरा। तो वो जो खा रहा है वो क्या है, ये ब्रेड मोल्ड है ना। क्योंकि अब जो रोटी है वो किससे बन गई, मिल के बनी हुई, गेहूं से आटा बना। आटा भी तो देखा था एक ऑर्गेनिज्म से बना है ना, प्लांट से बना है। अब वो प्लांट की डेथ हो चुकी है, उसको हम मार के और आटा बना दिए हैं। अब उस आटे को खाने का काम कौन कर रहा है, ब्रेड मोल्ड है ना। ये भी क्या है, फंगस का पार्ट है। ईस्ट भी क्या है, फंगस है। अचार जो होता है, अचार में कभी कभी देखोगे ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का उसमें लग जाता है, तो ये ईस्ट कहलाता है वो। और मशरूम तो जानते हो तुम लोग, जो मशरूम खाते हो, ये कुछ ये जो दिखाई दे रहा है ये तो खाने वाला नहीं है, जो मार्केट में मिलता है वो ऐसे स्थानों पे ग्रो करता है जहां पे डेड ऑर्गेनिज्म फेंके जाते हैं। नींद आ रही क्या, नींद आ रही है, लग तो रहा है बेटा, सोना नहीं सो जाओगे, यही हाँ इधर ही देखो। ये जो मशरूम होते हैं, मतलब ऐसे स्थान देखने को मिलते हैं। देखो कभी तुम देखो ना, जहाँ पे लकड़ियां फेंक दो सड़ जाए, वहां ग्रो कर जाता है।
जो खेती बाड़ी करने के बाद जो उसको डंठल वंठल बेचते फेंकते हैं लोग, उसको कहीं गड्ढा में फेंक दिए, अब सड़ गया, वहाँ खूब सारा मशरूम ग्रो करता है। गाय भैंस का भूसा चारा अगर कहीं सड़ गया फेंक दो, वहाँ खूब मशरूम ग्रो करता है। तो वो ऐसे स्थान देखने को मिलता है जो डेड एंड डिकेइंग होते हैं। बात समझ गए ना। और एक लिखा है डीकम्पोजर। अब इसका भी देखो क्या है, डीकम्पोजर किसको बोलते हैं। देखो जब किसी की डेथ होती है, जैसे मान लो कोई चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी डेथ हो गई। अब जैसे मान लो कि लोग क्या करते हैं, ह्यूमन को मान लो जला दफनाते भी हैं, तो जब दफना देते हैं तो क्या जैसे दफनाते हैं वैसे थोड़ी रहता है, एक आध साल बाद खोद देखो हड्डी हड्डी बस मिलेगा। इसका मतलब उसकी बॉडी को पूरा क्या खा गया है कोई, और जो उसको खा के मिट्टी में मिला दिया है वो कौन है, डीकम्पोजर है। इसे लोग बोलते हैं ना हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, बोलते हैं ना, तो मिट्टी मिलाने कम तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है मिट्टी मिलाने। मिट्टी में कौन मिलाएगा, डीकम्पोजर। बात समझ गए ना। जैसे मान लो किसी जलाना है, जला दिए तो उसका राख बचा, उसको फेंक दिए मिट्टी में, अब उसको धीरे धीरे खा के क्या मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बोलते हैं ना कि सब कुछ मिट्टी का ही तो बना है, लास्ट में सड़कर कहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में। सुनिए ना गाना, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाना, किस बात का घमंड करना, एक दिन सबको जाना, ऐसा है ना। तो ये वही जो मिट्टी मिलाता है वो कौन है, डीकम्पोजर। और जानते हो डीकम्पोजर में आता कौन है, डीकम्पोजर में आते हैं बैक्टीरिया। बात समझ गए ना। बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगाई है, वो सब डीकम्पोजर में आते हैं। वो छोटे छोटे रहते हैं और खा के खत्म करते हैं। अच्छा एक बात और सुन लो, यहाँ पे लिखा है सेप्रोफिटिक ऐसे होते हैं जो डेड एंड डेकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। अब इसका एक मकसद भी है। देखो अगर मान लो डेड बॉडी को वो लोग ना खाएं, अब देखो किसी की डेथ हो जाए फेंक दो, पड़ा रहेगा उसी तरह से। अब ऐसा रहेगा पूरा भर जाएगा, कहीं जगह नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो ना। तो वो लोग उसको खा के मिट्टी मिला दी, मिट्टी सब मिट्टी बन गई। बात समझ रहे हो ना। तो वो लोग उसको खाते क्यों हैं, क्योंकि देखो अब से मान लो किसी गाय की डेथ हो गई, अब उसको कहीं बाहर फेंक दिया गया, अब उसको छोटे छोटे आदमी खाएंगे, तो अब उसको समूचा तो खा नहीं जाएंगे क्योंकि छोटे हैं। तो उसको क्या करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं अपने माउथ से और उसको धीरे धीरे गलाते हैं। तो सड़ जाता है, एकदम गंधाने लगता है, बदबू करता है ना बहुत अजीब सा। तो वो उसी वजह से उसको पूरा ऐसे से गला दिए हैं, और गला के पूरा एकदम पिघल गया। जब पिघल तो उसको पी जाएंगे, सक कर जाएंगे, इसीलिए उनको खाने में आसानी होता है। बस मानो खाने में आसानी होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, गलाते हैं पहले। तो उसीलिए इसको सेप्रोफिटिक टाइप का बोलते हैं। तो जितने डीकम्पोजर हैं सबका डीकम्पोजर काम ही होता है। और जो हाउस फ्लाई भी होती है ना, जब कहीं मान लो किसी की डेथ हो गई, बहुत सारी मक्खियां एकदम जाके लग जाती हैं तो उसको खाती हैं, तो हाउस फ्लाई भी उसमें आ जाएंगी मतलब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब देखो आएगा होलोजोइक, दूसरा वाला क्या आएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस inside the body of the organism, that is the after the food is ingested, most of the animal follow this mode of nutrition। मतलब अगर ये ऐसा न्यूट्रिशन है अगर बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है। बात समझ गया ना। देखो जैसे सेप्रोफिटिक था, वो क्या करेगा, पहले केमिकल निकालेगा और बॉडी की किसी डेड बॉडी के ऊपर डाल देगा। जब डालेगा तो बॉडी धीरे क्या हो जाएगी, गल जाएगी, और गलने के बाद वो उसको सक कर लेगा। तो वो बॉडी के बाहर क्या कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। बस समझ रहे हो ना। लेकिन ये जो करेगा, ये क्या करेगा, पहले बॉडी को मतलब पहले फूड क्या कर लेगा, सक कर लेगा, अब हमारे अंदर जाएगा। अब जब अंदर जाएगा तब वो धीरे धीरे क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो ऐसे टाइप न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात समझ गए ना, बात समझ आ रही है। अब देखो ये तीन टाइप के होते हैं। देखो एक होते हैं हर्बीवोरस, एक होता है कॉर्निवोरस, और एक होता है ओमनीवोरस। अब हर्बीवोरस का मतलब क्या है, जो केवल शाकाहारी जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं वेजिटेरियन, है ना। जैसे ह्यूमन क्या है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, तो किसमें आएगा, तो किसमें आएगा फिर, हाँ ओमनीवोर में आएगा ना। लेकिन सब लोग नहीं खाते हैं ना। तुम लोग ओमनीवोर हो कि कार्निवोर हो कि हर्बीवोर हो, हाँ हर्बीवोर हो, हर्बी ओमनी, हम तो कार्निवोर हैं, बच के रहे ना। समझ गया, हमारा ह्यूमन किसमें आता है, ओमनीवोर में, और कार्निवोर केवल किसको खाता है, एनिमल्स को, है ना। तो ये समझ गया, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म यहाँ लिखना सही नहीं रहेगा, यहाँ अदर एनिमल्स होना चाहिए।
ना, क्योंकि प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म है ना। और ये ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों को जो खाते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, है ना, ये सब क्या है, ओमनीवोर में आ गया, ह्यूमन हो गया सब। हाँ, कार्निवोरस, हाँ बिल्कुल, कहाँ प्लांट खाएगा, जैसे लायन प्लांट थोड़ी खाता है, लायन घास फूस नहीं खाएगा, वो केवल क्या खाएगा, एनिमल खाएगा, समझ। अब देखो, जो होलोजोइक मोड ऑफ, हमने क्या बोला कि होलोजोइक अगर होगा तो वो बॉडी के अंदर होता है, होलोजोइक कहाँ, बॉडी के अंदर होगा, तो अगर बॉडी के अंदर होगा ना तो उसके कई स्टेप होते हैं, बस समझ गए ना। अगर बॉडी के अंदर होगा तो उसके कई सारे स्टेप हो, जैसे मान लो कि खाना हमको खाना है तो पहले बनाएंगे, पहले ले आएंगे, बनाएंगे, फिर खाएंगे, वो डाइजेस्ट होगा, उससे हमको एनर्जी मिलेगी। तो खाने से लेके डाइजेशन तक के उसके कई सारे स्टेप हैं। देखो पहले बोलते हैं इंजेशन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग क्या किए, रोटी तोड़े और अपने बक्कल कैविटी मतलब माउथ में डाल दिए, तो ये खाना हमारे अंदर गया। अब ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा इंजेशन। जैसे हम पार्ट बॉडी अपने माउथ में डाले, इसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। अब देखो इंजेशन मतलब इट द प्रोसेस ऑफ द इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स, इन द केस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, क्या कहलाएगा, इंजेशन। अब देखो दूसरा है, जब माउथ के अंदर चला गया, उसको चबाए चबाए गटक गए, अब गटक में कहाँ गया, इंटेस्टाइन में। अब जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट मतलब कैसे, मान लो ये बड़े बड़े हैं तो ये छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, ये टूटने लगेगा। जब ये छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो पहला क्या होगा, इंजेशन, दूसरा क्या होगा, डाइजेशन। अब तीसरा देखो, देखो इसको पढ़ लो, इट इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट एंड इनटू द सिंपलर ऑब्जर्व फॉर्म, तो ये क्या कहलाता है, डाइजेशन। अब दूसरा क्या आएगा, अब्जॉर्प्शन। तो अब देखो जो कुछ भी डाइजेस्ट हुआ है, जो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा है, तो उसमें जो काम का चीज होगा, जो हमारा एनर्जी जहां से मिली उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो दूसरा फिर अगला क्या होगा, अब्जॉर्प्शन, है ना। जैसे कि हम लोग जो फूड खाते हैं, ऐसा थोड़ी जितना खाए सब यूजफुल ही है, अगर सारा यूजफुल होता तो बाहर निकलता ही ना कुछ, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, इसका मतलब हमारा काम का चीज एब्जॉर्ब हुआ और चीज बाहर निकला, और जो बाहर निकला उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो जो हमारे काम का था वो एब्जॉर्ब हो गया, जब एब्जॉर्ब क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। मतलब इट इज द प्रोसेस बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड अब्जॉर्बेबल फ्रॉम द फूड थ्रू द वेरियस मेथड फ्रॉम द फर्दर यूज, बस समझ गए ना। मतलब एब्जॉर्प्शन होगा। अब देखो आएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर फूड इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ और एब्जॉर्ब हुआ। अब देखो एब्जॉर्ब केवल कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में, और तो कहीं फूड जाता नहीं कि यहाँ डाले पहुंच गया पैर में, वहां नीचे ऐसा जाएगा नहीं। कहाँ होगा एब्जॉर्ब, इंटेस्टाइन में। लेकिन एनर्जी हमको पैर में भी चाहिए, बस समझ रहे हो ना। तो एनर्जी चाहिए, इसका मतलब ग्लूकोज वहां जाना चाहिए। तो जब ग्लूकोज जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब जो कुछ भी एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचेगा, उस पहुंचने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। मतलब क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द अब्जॉर्ब्ड फूड टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड बॉडी ऑफ द परफॉर्म द ऑल मेटाबॉलिक फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। आइए, नहीं आने वाले थे, कौन बोल दिया तुम लोग, पता नहीं क्या झूठी झूठी अफवाह सुनते रहते तुम। तो जाएंगे नहीं, इतने जल्दी नहीं जाएंगे भाई, समझ गया। अब तो बात ना करो तुम लोग, तुम भाई बैठ जाओ शांति से। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। अब देखो अगला लास्ट वाला क्या आएगा, इजेशन। मतलब इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्ब हुआ और एसिमुलेट हुआ, और जो कुछ आप वेस्ट चीज बचेगा उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और जब बाहर निकलेगा उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इजेशन। बस समझ गए ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, इंजेशन और इजेशन में अलग है। इसमें मतलब इनटेक करना और इजेशन मतलब बाहर निकालना, बस समझ गए ना। तो जब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो इतने सारे स्टेप होंगे, क्या क्या, ये तुम्हें याद कर लो, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। बस समझ गया, कोई दिक्कत, कोई पीड़ा परेशानी। तो ये बात हो गया यहाँ तक। अब देखो ये तुम लोग के बुक में डायग्राम एक दिया है, एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम है अमीबा। बताओ अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर, हाँ
हाँ ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर। तो ये दिखाया गया है, देखो इसमें कैसे प्रोसेस होता है, ये तुम लोग बुक में कहीं डायग्राम दिया होगा एनसीईआरटी में, ये कैसे कैसे ऑब्जर्व होता है। तो पूरा होलोजेनिक देखो, ये देखो ये अमीबा था, यहाँ क्या आया, फूड आया। अब ये फूड इसके टच में जाएगा, यहाँ पास में आएगा। जैसे इसके पास में फूड आया, वो फूड क्या कर लेगा, देखो ये अपनी प्रोटीन बाहर कर लेगा अंदर। अब देखो ये कहाँ आ गया, इसके अंदर। अब देखो यहाँ जब गया, इसके अंदर चला जाएगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होके जो वेस्ट चीज होगा वो फिर यहाँ से इसे बाहर निकल जाएगा और काम की चीज हो जाएगा, अब जा होगा। तो पहले क्या होगा, इंजेशन, फिर क्या होगा, डाइजेशन, फिर क्या होगा, एसिमिलेशन, फिर सॉरी एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा, एसिमिलेशन, फिर क्या होगा, इजेशन। सुन रहे हो ना। तो इस इतने प्रोसेस, तो ये क्या करता है, ये फूड में एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे अगला आएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मतलब ये होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी, मतलब जो दूसरों पे डिपेंड है। जैसे कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो वो है ही, है ना। अब देखो इसमें क्या है, ये अलग अलग मोड है। जैसे होलोजोइक का प्रोसेस ऐसा था, वो भी दूसरे पे डिपेंड था लेकिन दूसरे अलग टाइप से। सैप्रोफिटिक था, वो भी डिपेंड था लेकिन अलग टाइप से। अब ये पैरासिटिक जो होता है ये भी होगा डिपेंड, लेकिन ये अलग टाइप से होता है। अब इसमें उसमें अंतर क्या है, देखो जैसे मान लो अगर जो सैप्रोफिटिक होता है वो जब जिसकी डेथ हो जाती है तो उसको खा लेता है, लेकिन ये क्या होता है, जिस पे पैरासाइट होता है उसको ना तो मारता है, मतलब उसको जान से कभी नहीं मारेगा, और उससे अपना न्यूट्रिएंट्स क्या करता रहेगा, लेता रहेगा। बस समझ गया ना। अब उसको हमेशा जिंदा रखेगा, क्योंकि उसका होस्ट अगर मर गया तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। हाँ कोई बात नहीं, टाइम हो गया ना, बस ये लास्ट भी है, बस समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इसमें अंतर ये था कि वो अपने बॉडी को, डेड हुई बॉडी खाएगा, और ये क्या करेगा, अगर ये जिंदा मतलब खाएगा तो उसको जिंदा ही रखेगा, उसको मारेगा नहीं। उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां तक हम लोग करते हैं, फिर आगे क्लास में मिलेंगे तो अगला पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना समझ जाओ, फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे फिर इसके बाद, ठीक है। चलो।